Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and I am a chartered accountant. These are information system audit lectures which are being made easy so that a chartered accountant can easily take a reference of this and it helps in easier understanding of their study material. In case of any feedback or in case of any improvement or in case of any suggestion, you can call me at my mobile number 9899123008. सो आज हम जो सेकंड चैप्टर है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर उसका लास्ट लेक्चर है एंड इन दिस देर आर टू थिंग्स. वन इज़ स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें हम छोटा सा फॉर्म में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे. वैसे एक चैप्टर है जिसमें हम पूरी तरीके से उसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सॉफ्टवेयर. जैसे हार्डवेयर के केस में हमने हार्डवेयर के सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़े थे, वैसे सॉफ्टवेयर के सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़े थे. तो थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक सिस्टम को डेवलप करने का लाइफ साइकिल है. तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट कर दिया है कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं. वैसे इन रियलिटी कई स्टेजेस स्किप हो जाते हैं और कई बार क्या होता है कि कोई नया सिस्टम है तो उसके इसमें प्रोटोटाइपिंग अप्रोच यूज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन टैंक वो डेवलप कर रहे थे तो उसमें प्रोटोटाइपिंग मेथड्स का वो यूज़ कर रहे थे. तो प्रोटोटाइपिंग मेथड्स वो मेथड्स होती हैं जो बिल्कुल नई सिस्टम्स में होती हैं. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सिमिलर सिस्टम्स में होती हैं. पहले उस तरह का सिस्टम डेवलप किया जा चुका होता है, उस केस में आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ करते हो. तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टेजेस होती हैं. कोई स्टेज आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है तो स्टेजेस स्किप नहीं हो पाती हैं. तो उसमें जो स्टेजेस हैं वो इस तरह से हैं. सबसे पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, यानी कि आप रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हो. यानी कि एक सिस्टम डेवलपर आपके पास आता है और वो कहता है कि आपकी नीड्स क्या हैं. आपकी नीड्स को वो देखता है, उसको क्लियर और डिटेल्ड वे में डिस्कशन होता है, उसका स्पेसिफिकेशन होता है और फिर ये फाइंड आउट किया जाता है कि क्या सिस्टम करना चाहिए. तो एक आप उसको फॉर एग्जांपल आप एक पेरोल सिस्टम डेवलप कर रहे हो और फिर आप ये बताते हो कि सैलरी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. या फिर कोई और ईआरपी डेवलप कर रहे हो तो उसमें अकाउंटिंग प्रोसेसिंग होनी चाहिए. तो पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ों की प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. और आपके एंड रिजल्ट्स और एंड चीज़ें आपको पता होना चाहिए और उसका एक स्पेसिफिकेशन बनता है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में. बेसिकली स्कोप होता है, डिफाइन होता है, यानी कि ये पेपर पेंसिल का काम है. उस टाइम पर आप ब्रॉडली आप ये बताते हो कि सिस्टम को क्या करना है और उसके क्लियर और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन देते हो कि ये चीज़ें करनी है. हमें सैलरी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, टीडीएस प्रोसेसिंग होनी चाहिए, पीएफ वाला मॉड्यूल चाहिए, या सपोज अकाउंटिंग है तो बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, या ये कुछ और रिपोर्ट्स चाहिए. तो ये रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में आती हैं. फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है. तो उसके बाद क्या होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट टीम है वो एनालाइज करती है रिक्वायरमेंट को और स्पेसिफिकेशन को और उनका डॉक्यूमेंटेशन बनाती है और ये इनको कंप्लीटनेस और फीजिबिलिटी के टर्म्स में देखती है कि ये फीजिबल है कि नहीं है. अगर फीजिबल नहीं है तो बता देती है फीजिबल नहीं है. कई चीज़ें फीजिबल नहीं होती हैं तो वो बता देती कि ये सारी चीज़ें फीजिबल नहीं है, उसकी हाई कॉस्ट होगी. कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है, ये देखा जाता है कि ऑब्सलीट तो नहीं होगा. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि रिटर्न क्या आएगा इन्वेस्टमेंट. तो पहले स्टेज में हमने रिक्वायरमेंट बता दी और रिक्वायरमेंट जो है नीड्स को डिफाइन कर दिया. दूसरे स्टेज में सारे प्रोग्रामर्स बैठे और दूसरे लोग बैठे और एक कॉस्ट उन्हें बता दी गई कि इन पर्टिकुलर चीज़ों की इन मॉड्यूल्स की ये कॉस्ट आती है. तो उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस. इस स्टेज में रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है और एक फाइनल रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी जाती है. मतलब फाइनली ये बोल दिया जाता है कि हो सकता है रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, सिस्टम को स्केल अप किया जाए, बोला जाए नहीं यही रिक्वायरमेंट नहीं है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं और आप ज़्यादा कॉस्ट ले लीजिए, या कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उसको स्केल डाउन किया जाए. उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करनी है.
कैसा यूज़र इंटरफेस होगा, क्या लेवल ऑफ यूज़र इंटरफेस होगा, आपको किसके साथ यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन, आपके पास कियोस्क हैं तो एटीएम में जैसे टच स्क्रीन है तो उसमें क्या है एडिशनल प्रोग्रामिंग होगी टच स्क्रीन के लिए, उसमें यूज़र इंटरफेस को टच स्क्रीन मोल्ड का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में होती हैं। इसके बाद आता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, और ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है जो कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन को मीट आउट करे। तो एक और उसके बाद यूज़र को दिखाया जाता है। तो इनिशियल आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन को लिए हुए सारे करके एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, और सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेसेस डिफाइन किए जाते हैं कि वो इंटरफेस होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आदमी आएगा तो वो क्या क्या इनपुट करेगा। तो सारे इंटरफेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं, और हाई लेवल फंक्शन या ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं इसमें। कि उसके बाद क्या है कि अगर आप समराइज़ करें इस चीज़ को तो मतलब जो डिज़ाइन के आउटपुट होंगे, सबसे पहले ऐसा है डायग्राम्स होंगे, फंक्शनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन डायग्राम्स कहते हैं इन्हें, और सारे डिस्क्रिप्शन होगा सारे इनपुट्स का, सिस्टम आउटपुट्स का, कौन सी फाइल्स यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होगा। फिर उसके बाद ऑपरेशनल प्रोसीजर होंगे कि कहाँ पर कंप्यूटर लगेगा, किधर होगा, किस तरह का स्क्रीन होगा, सारे ऑपरेशनल प्रोसीजर्स लगेंगे। फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा सारे फंक्शनल प्रोसीजर्स का। फिर सारे इंटरनल इंटरफेस का पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, और फिर फाइनली क्या कंट्रोल्स रखने हैं। तो अगर इसे समराइज़ करें तो डिज़ाइनिंग के स्टेज में सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाएंगी। तो बेसिकली सारे इंटरफेस डिज़ाइन किए जाएंगे, इनपुट्स आउटपुट डिज़ाइन किए जाएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ होगी रखी जाएगी वो डिज़ाइन की जाएगी। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सारा पूरा का पूरा ये डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइन करने के बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग में क्या होगा कि इस डिज़ाइन को कोड्स में, हाई लेवल प्रोग्राम कोड्स में चेंज कर दिया जाएगा। फिर उसको कंपाइल किया जाएगा और उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोगों को, सारे बाकी के, अगर कोई प्रोग्रामर छोड़ जाए, बाकी के प्रोग्रामर को ये पता होना ज़रूरी है कि भाई प्रोग्राम क्या था। सारा सोर्स कोड जो है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि स्पेसिफिक टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे सोर्स कोड जनरेटर हैं, केस टूल्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं इसके कोडिंग के उसमें। फिर उसको टेस्ट किया जाएगा। कोडिंग पूरी होगी तो टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे हम उसे, और इस फेज में टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होगी। और वेरियस टाइप की टेस्टिंग हो सकती है, जैसे स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग है, मॉड्यूल टेस्टिंग है, इंटरफेस की टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन की टेस्टिंग है, सिस्टम की टेस्टिंग है, स्ट्रेस और वॉल्यूम टेस्टिंग भी हो सकती है, रिकवरी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, और फिर फाइनली यूज़र ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मालूम पड़ा यूज़र अगर इंटरफेस में एक बटन दबा रहा है और मालूम पड़ा ओपन ही नहीं हो रहा है प्रोग्राम, या उसमें टाइम लग रहा है, तो यूज़र को ईजी नेविगेबिलिटी होनी चाहिए, तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ती है। उसके बाद चेंज ओवर और इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस फेज़ में क्या है कि ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा नए सिस्टम को। तो वेरियस स्ट्रेटजीज जो होती हैं, वो डायरेक्ट चेंज ओवर होगा, पैरेलल चेंज ओवर हो सकता है, फेज चेंज ओवर हो सकता है, पायलट चेंज ओवर हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट चेंज ओवर में क्या है, एक दिन कट ऑफ क्रिएट कर दी जाएगी कि आज नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा और कल से पुराना प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आज से कल से पुराना प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आज नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और पैरेलल चेंज ओवर में क्या होता है कि पैरेलली चीज़ें चलती है, कि नया और पुराना दोनों साथ चलेगा। तो फेज चेंज ओवर में जो है फेजेस में या मॉड्यूल्स वाइज इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होता है। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में ये देखा जाता है कि कितने पर्पस फुलफिल हुए कि नहीं हुए, और ये वेरीफाई किया जाता है कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल प्लेस में है कि नहीं है। फिर फाइनली मेंटेनेंस की जा सकती है। तो मेंटेनेंस कई टाइप की होती है, करेक्टिव, अडेप्टिव, प्रिवेंटिव और परफेक्टिव मेंटेनेंस होती है। यूज़र की नीड के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर नया सिस्टम या प्रोडक्टिव सिस्टम को आप रन कर रहे हैं तो हो सकता है करेक्टिव, अडेप्टिव, प्रिवेंटिव और परफेक्टिव मेंटेनेंस कितनी हो रही है देखते हैं। तो हम कह सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिस्टम के
डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है। तो इसमें वेरियस स्टेजेस होती हैं। वेरियस स्टेजेस में सबसे पहले रिक्वायरमेंट को डिफाइन किया जाता है कि क्या क्लियर और डिटेल स्पेसिफिकेशन लिए जाते हैं कि क्या सिस्टम को करना है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट डेफिनीशन के बाद जहाँ पर स्कोप डिफाइन किया जाता है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट फीसिबल है कि नहीं है, उसकी कंप्लीटनेस देखी जाती है। फिर डिज़ाइन का फेज़ आता है। डिज़ाइन के फेज़ में हर चीज़ डिज़ाइन की जाती है, इंटरनल इंटरफेस से एक्सटर्नल इंटरफेस तक की इनपुट्स कहाँ जाएगा। उसके बाद ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की होंगे, इन सारी चीज़ों का डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद कोड किया जाता है, यानी कि डिज़ाइनिंग एक बार हो गई तो कोडिंग की जाती है, उसमें प्रोग्राम बनाया जाता है। कोडिंग बेसिकली प्रोग्राम बनाना, और उसमें सोर्स कोड जनरेटर और केस टूल का यूज़ होता है। फिर उसके बाद होती है टेस्टिंग, यानी कि एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो फिर वेरियस टेस्टिंग होती है। उसमें कई तरह की टेस्टिंग होती है, जैसे स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग होगी, लाइन ऑफ कोड टेस्टिंग होगी कि हर लाइन को टेस्ट किया जाएगा। मॉड्यूल टेस्टिंग होगा, मॉड्यूल सही तरीके काम कर रहा है कि नहीं। इंटरफेस टेस्टिंग होगी कि इंटरफेस सही तरीके से इनपुट करवा पा रहा है कि। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिस्टम की टेस्टिंग होगी। स्ट्रेस वॉल्यूम टेस्टिंग होगी कि ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए तो वो हैंडल कर पाता है कि नहीं। रिकवरी टेस्टिंग होगी, सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, रिग्रेशन टेस्टिंग होगी, और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी। फिर चेंज ओवर और इम्प्लीमेंटेशन होता है। चेंज ओवर इम्प्लीमेंटेशन में वेरियस फेजेस होती हैं, जिसमें कि कई तरह के चेंज इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट चेंज ओवर, पैरेलल चेंज ओवर, फेज चेंज ओवर, पायलट चेंज ओवर होगा। फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होता है, यानी कि आपका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद का रिव्यू। उसके बाद फाइनली मेंटेनेंस होती है, यानी मेंटेनेंस का मतलब प्रोग्राम जो है कॉन्स्टेंटली अपडेट होना चाहिए। तो उसमें क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये है कि सिचुएशन पहले अगर कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। कुछ अगर प्रॉब्लम होने के बाद करेक्टिव मेंटेनेंस होगी। अडेप्टिव और परफेक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली सिस्टम को अडेप्ट कराती है नई सिचुएशन के लिए। और सिस्टम को कॉन्टीन्यूसली जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जो रन कर गया है सिस्टम, वो जो सिस्टम है उसको कॉन्टीन्यूसली मेंटेन करना पड़ता है। जैसे विंडो है, विंडो एक बार डेवलप हो चुका है, लेकिन विंडो के नए वर्जन आते हैं तो वो मेंटेनेंस होती है। वो मेंटेनेंस का मतलब ये है कि नई सिचुएशन के अनुसार देखा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल विंडो 10 आ गया है मार्केट में, तो विंडो 8.1 के बाद विंडो 10 आया। उससे पहले विंडो 7 था, एक्सपी था। तो ये जो विंडो 95 से स्टार्ट हुए, तो ये मेंटेनेंस के फेजेस हैं कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसमें छोटा प्रोग्राम होगा तो ये कई चीज़ें स्किप हो सकती हैं, कई चीज़ें मर्ज हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा तो इसको एग्जॉस्टिवली किया जाता है। हर स्टेज को एग्जॉस्टिवली किया जाता है। तो 7-8 स्टेजेस हैं, बेसिकली 8 स्टेजेस हैं। रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने से, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने से, फिर डिज़ाइन बनाने से, फिर उस डिज़ाइन की कोडिंग करने से, उसकी टेस्टिंग टेस्टिंग करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू लेना, और फिर मेंटेनेंस। ये सारे 8 स्टेजेस हैं बेसिकली SDLC में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जो कि एक तरीका है, प्रोसेस है प्रोग्राम को बनाने का। वैसे कोई और तरीके हैं, जैसे प्रोटोटाइपिंग एक अलग अप्रोच है, और भी अलग अप्रोचेस हैं। तो इसका पूरा एक चैप्टर है जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होंगे सॉफ्टवेयर के। जैसे हार्डवेयर को हमने परचेज़ किया था तो हार्डवेयर के सिलेक्शन क्राइटेरिया थे, वैसे ही सॉफ्टवेयर के सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जनरली हमें मार्केट में पता चल जाता है सॉफ्टवेयर कैसा है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि हम 30 डेज़ का प्रीव्यू ले सकते हैं, या ट्रायल वर्जन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक फ्री डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉस्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ओपन सोर्स नहीं है, और ऐसा है कि फ्रीवेयर नहीं है। फ्रीवेयर वो होते हैं जो मार्केट में फ्री मिलते हैं, फ्रीवेयर नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। बहुत से सॉफ्टवेयर साइट्स जो हैं वो ट्रायल वर्जन देते हैं, तो वो ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लो, अपने उसमें देख लो। या 30 डेज़ के, जैसे टैली वाला है वो 30 या 40 दिन का एक ट्रायल देता है कि आप उसको यूज़ कर लो, वो एक ट्रायल वर्जन है। तो हम अगर सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं तो वो 30 डेज़ का प्रीव्यू हो सकता है कि कहाँ कब यूज़ करना है, जिससे कि हम इवेल्युएट उसको कर सकें कि सॉफ्टवेयर ठीक है कि नहीं है, सूटेबल है कि नहीं है, फीसिबल है कि नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर हमें कोई चेंज कराना है तो हम चेंज करा सकें।
तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कंपेटेबल है कि नहीं है एग्जिस्टिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जैसे विंडो है, तो अगर आप मालूम पड़ा कि कुछ केबी की रैम पुराना 386 सिस्टम लोगे तो उसमें विंडो काम नहीं करेगा, तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम चाहिए। हर विंडो 10 आया है तो उसके लिए एक डिफरेंट रैम चाहिए होगी, मिनिमम रैम चाहिए होगी, औरों के लिए भी रैम चाहिए होगी। तो सॉफ्टवेयर की कॉम्पेटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। और अगर हम कोई नया सॉफ्टवेयर खरीद रहे, हार्डवेयर खरीद रहे हैं, तो उससे भी कॉम्पेटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि उसमें कॉम्पेटेबल है कि नहीं है। और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वेंडर रिलायबल है कि नहीं है। एक बार सॉफ्टवेयर दे दिया और गायब हो गया तो फिर उसके बाद वो अपग्रेड्स नहीं आएंगे, अपग्रेड्स नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जैसे विंडो है, हमें पता है कि एंड्रॉयड है, गूगल है, ये सारी कंपनीज होंगी तो एंड्रॉयड चलता रहेगा। इसी तरह से अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये गूगल के केस में ऑर्कुट उसने बंद कर दिया है, तो ऑर्कुट साइट हमारी क्लोज़ होगी। तो अगर हमने उसमें कोई फ्रेंड्स बनाए हों, ये करे हों, तो वो बेनिफिशियल नहीं था, तो वो उस साइट का स्पेशलाइजेशन नहीं था। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऑर्कुट बंद कर दिया। तो फेसबुक उसमें स्पेशलाइज्ड है, ये माना जाता है कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा, अपग्रेड करता रहेगा, उस नेविगेबल बनाता रहेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रिलायबल है कि नहीं है। और सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से भी कंपेटेबल होना चाहिए। अगर दूसरे सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम से कंपेटेबल नहीं है तो प्रॉब्लम है। उसके बाद इंस्टॉलिंग और ऑपरेशनल प्रोसीजर सिंपल होनी चाहिए, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि आप उसको एक्वायर करेंगे तो उसका एक्विजिशन स्टेप हार्डवेयर के एक्विजिशन स्टेप की तरह ही होता है, लेकिन जो है उसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। जो इनविटेशन टू टेंडर अगर आप देंगे तो दो मेजर हेडिंग्स हो सकती है, टेक्निकल और कॉमर्शियल। टेक्निकल में आप डिटेल्ड, क्योंकि हार्डवेयर में क्या होता है कि उतना टेक्निकल चीज़ें आपको पता होती हैं कि i7 है, रैम 4 GB की है, L1 L2 कैश कैसा है, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको स्पेसिफिकेशंस, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा देखने पड़ते हैं। तो वो आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं बिड को, टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड। उसके बाद आप सक्सेसफुल बिडर को नेगोशिएशन के लिए बुला सकते हैं। नेगोशिएशन होने के बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कॉस्ट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, टाइम फ्रेमवर्क, मेंटेनेंस इशू देख सकते हैं, ट्रेनिंग इशू देख सकते हैं, असिस्टेंस चेंज ओवर में देख सकते हैं, अपग्रेड अगर कोई है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और फाइनल चॉइस में अराइव हो सकते हैं। फिर राइट टू ऑडिट क्लॉज भी आप उसमें डाल सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद एक फाइनल फॉर्मेट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाए, कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रीजंस आप देंगे कि कॉस्ट उसको ख़रीदने के लिए, अगर आपके वहाँ कोई परचेज़ कमेटी और या आप परचेज़ कर रहे हो तो उसमें एक रीजंस कि किस लिए, क्या आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था एक्सेल में या पर्टिकुलर दूसरे फॉर्म में आप डॉक्यूमेंटेशन के रूप में रखेंगे कि दूसरे के विसाविस आपने ये क्यों ख़रीदा, उसका रीज़न क्या था। ये सारी चीज़ें सिलेक्शन क्राइटेरिया सॉफ्टवेयर के। तो बेसिकली हमने दो चीज़ देखी, एक तो ये देखा कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि हम डिटेल वे में पढ़ेंगे, और दूसरा देखा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होंगे सॉफ्टवेयर के और किस तरीके से होना चाहिए। कंपेटेबल होना चाहिए, हार्डवेयर से कंपेटेबल होना चाहिए, सॉफ्टवेयर से कंपेटेबल होना चाहिए, उसकी कॉस्ट है कि नहीं है, अपग्रेड हो रहा है कि नहीं है, वेंडर रिलायबल है कि नहीं है। फिर आप कमर्शियल और टेक्निकल बिड मंगवाएंगे और उसके बाद फिर आप एनालाइज करेंगे और रीज़न देंगे कि क्यों आपने इसे खरीदा। Thanks. For any feedback, suggestion, you can contact me at 9899123008. और अगर कोई if you want any help, or you can again contact me at in and around Delhi. You can contact me at 9899123008. Thanks.